साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है कि सामान्यतः क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आईओ से, एंटी करप्शन केस में। देखिए आईओ का एक महत्वपूर्ण रोल है इन्वेस्टिगेशन में। अगर उसकी जाँच गलत है, जो कंप्लायंसेस है उसने नहीं करी, तो वहाँ पर हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछें और अपने केस को हम कितने सेगमेंट्स में बाँटें, ताकि क्वेश्चंस पूछना जो है ईज़ी रहे और उसके आधार पर हम एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखते हुए जो एक्विटल है या जो अन्य रेमेडी है उसको हम जो है क्लेम कर सकें। तो क्या है बेसिस? इसको जानने के लिए हम चलते हैं बोर्ड पे। एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लीजिएगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर्ली हो सके मेंटेन। चलते हैं ऑन द बोर्ड। आज का टॉपिक है आईओ से हमारे क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। देखिए आईओ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एसीडी केस में, खासकर इन्वेस्टिगेशन क्रेडिबल है या नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में उससे प्रश्न पूछना जो है बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के अगर आईओ ने डिमांड को वेरीफाई नहीं किया या उसका जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का वो डिफेक्टिव है या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वहाँ पर हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो हमें पूछने चाहिए, पर प्रश्न डिपेंड करेंगे आपकी फ़ाइल के ऊपर। तो कुछ हम लेते हैं हेडिंग्स। सबसे पहला हेडिंग है आईओ से सामान्य प्रश्न। इस हेडिंग में आपको प्रश्न पूछने चाहिए आईओ से रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट इन द केस अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग हिज कॉम्पिटेंसी। कई बार ऐसा होता है कि जांच कर रहा है इंस्पेक्टर या जांच कर रहा है एसआई, पर इनके पास अप्रूवल नहीं है सेक्शन 17 पीसी एक्ट की, तो वहां पर जांच कार्रवाई क्या हो जाएगी? दूषित। और अगर जांच कार्रवाई इनकम्पिटेंट व्यक्ति के द्वारा है और कार्रवाई दूषित है तो इसका फायदा मिल जाएगा। देखिए आईओ बेसिकली जो है डायरी मेंटेन करता है। उस डायरी में जो फैक्ट्स हैं और जो केस के फैक्ट्स हैं, अगर उसमें आएगा मिसमैच, तब भी हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए केस को पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक-एक पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात है? तो इस सेगमेंट में जो आईओ का अपॉइंटमेंट है, उसका जो कॉम्पिटेंसी है, उसका डॉक्यूमेंट जो है और सेक्शन 17 पीसीएट का जो कंप्लायंसेस है, इसके बारे में जो है हमें बात रखनी होती है, ये प्रश्न जो है पूछने होते हैं। अब आता है सेगमेंट नंबर 2 कि जो परिवाद है, उस पर उसने क्या वेरिफिकेशंस किए या क्या जांच कार्रवाई की। पहली बात, जो कंप्लेनेंट है ये अक्यूज से रिपोर्ट करने से पहले कितनी बार मिला? जब मिला तो क्या उस समय अक्यूज ने कोई मांग करी थी? क्लियर बात है? इस बिंदु में कोई निष्कर्ष नहीं है तो वहां पर हमारे लिए बनेगा प्लस पॉइंट। इसके अलावा अगर पूर्व में कोई राशि दे दी, मीन्स रिपोर्ट अभी हुई नहीं है, रिपोर्ट से पूर्व कोई राशि दी है परिवादी ने और उस बारे में कोई जांच नहीं है, ना ही कोई एविडेंसेस हैं, तो हमें मिलेगा प्लस पॉइंट। तो जो भी गलती करेगा आईओ इन्वेस्टिगेशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में एक एक बिंदु का जो है महत्व है यहाँ पर। इसके अलावा आईओ की ड्यूटी क्या है? डिमांड को वेरीफाई करना। इस पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर डिमांड ही वेरीफाई नहीं करी तो उसने करा क्या? और इसके अलावा जो कंसर्न मालखाना था, जो उसकी एंट्रीज थी, उसको किस प्रकार इसने वेरीफाई किया और इंटैक्ट रखा। अगर मालखाने की एंट्रीज ही डाउटफुल हैं या जो आर्टिकल्स है वो कब निकले कब जमा हुए, ये एंट्रीज ही नहीं है, तो वहां मिलेगा प्लस पॉइंट। डिमांड वेरीफाई नहीं हुई, मिलेगा प्लस पॉइंट। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस था, उस बारे में इसने क्या कंप्लायंसेस इंश्योर करी कि वो एज पर लॉ था या नहीं था। वेरिफिकेशन मान लीजिए कर दिया कांस्टेबल ने, जो कि इनकम्पिटेंट है, कई बार ऐसा होता है, तो कंप्लायंसेस क्या हुई? नहीं हुई है, वायलेशन हुआ है उल्टा, तो वहां पर फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी ऑडियो मिली उसमें कोई काट छाट तो नहीं थी और जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, उसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित हुई या नहीं हुई, इस पर हम जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं डिमांड के रिपोर्ट में, जो परिवादी है उसके बयान में,
अगर कोर्ट ने बयान रिकॉर्ड करे 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस में, उसमें, इसके अलावा वीआर मीन्स वेरिफिकेशन में, तो उस पर क्या जांच करी आईओ ने? सिर्फ ये काम नहीं आईओ का कि जांच करके अपना चार्जशीट जो है पेश करना। जांच में उसे वो फैक्ट कलेक्ट करने हैं जिसके आधार पर हम ये कह सके कि इन्वेस्टिगेशन फेयर है। अगर इन्वेस्टिगेशन अनफेयर है या सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई है तो वहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आईओ ने ये ड्यूटीज नहीं निभाई है तो वी कुड हैव द बेनिफिट। ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड सेगमेंट पे। थर्ड सेगमेंट जो है जुड़ा हुआ है डिमांड से। डिमांड मस्ट है, इसलिए इस पर हमें अधिक जो है जोर देना है। अक्यूज ने पहली बार डिमांड कब करी, उसके कितने दिन बाद ये मैटर जो है रिपोर्ट हुआ। अगर डिले है 7 डेज से ऊपर की तो वहां पर सेक्शन 8 का प्रोविजो है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी उसने क्या कंप्लायंसेस जो है सुनिश्चित करी। अगर डिले था तो ऐसे सिनेरियो में एफआईआर में एक कॉलम है, कॉलम नंबर 8, उसमें क्या इंदराज किया आईओ ने और इस बारे में क्या स्पष्टीकरण लिया टीएलओ का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डिमांड जो है मल्टीपल है तो डिमांड कब कब हुई, मीन्स किस तारीख को हुई, किस स्थान पे हुई, किस समय हुई, इस बात पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। और जब जब डिमांड हुई विटनेस जो है कौन कौन था। कहीं ये तो नहीं कि जो परिवादी है इसका कोई इल मोटिव हो, कोई काम पेंडिंग ना हो, इसने फैक्ट को छुपाया हो, कंप्रेस किया हो। और कई बार ऐसा भी था कि रिकॉर्डिंग जो है पेश करता है परिवादी अपने स्तर पे, तो वो रिकॉर्डिंग जेन्युइन है या नहीं है, इस बारे में क्या जांच हुई। किधर है बात है। इसके अलावा जो प्री ट्रैप की कार्रवाई है उसमें जो केमिकल्स यूज हुए उनका सोर्स क्या था, इस बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन आई होगा। इसके अलावा जो ट्रैप है उसमें जो कार्रवाई हुई, मींस डिमांड को वेरीफाई किया गया, अक्यूज से अमाउंट जो है रिकवर हुआ, और इसके अलावा फिनोप्थेलिन टेस्ट हुआ। इस बारे में जो लीगल कंप्लाइंसेस हैं उस पर क्या जोर दिया आईओ ने। देखिए उदाहरण के लिए अगर फिनोप्थेलिन टेस्ट जो है लंबे टाइम बाद हुआ है, मींस मौके पे नहीं हुआ, इनके दफ्तर में हुआ या कहीं और हुआ, तो उसका क्या विशेष कारण रहा, क्लियर है। और इन द मीन वाइल देर इज नो मैनिपुलेशन, इसको उसने कैसे रूल आउट किया, इस बारे में अपने को क्वेश्चंस पूछने हैं। क्लियर है। अगर आप नहीं पूछोगे तो आप कन्विक्शन खा जाओगे, पर क्वेश्चन पूछोगे जवाब नहीं दे पाएंगे तो वी कुड चॉक आउट द नॉन कंप्लाइंस ऑफ गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट है एन विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जजमेंट डेट है 3 फरवरी 2021। इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो आप। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी होती है कि जो परिवादी है उसका कोई मिलने वाला एसीबी में होता है और ये फैक्ट खुद वेरीफाई करता है परिवादी भी, तो इस बारे में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो विरोधाभास आए परिवादी और अन्य गवाह के अंदर वो हम पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो फिनोप्सिलिन टेस्ट हुआ या कोई अन्य टेस्ट जो परफॉर्म किए गए उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिए, वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली स्टरलाइज थे या नहीं थे, इस बारे में क्या जांच करी, इस पर हम जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर पॉइंट है रिकवरी का, तो रिकवरी कहां से हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर रिकवरी पर्सन से नहीं, अक्यूज के किसी अन्य स्थान से है, तो इस बारे में जो आरोपी का स्पष्टीकरण है और जो आरोपी ने ज्ञापन दिया आपको, इस पर आपने क्या जांच करी। इसके अलावा आरोपी कई बार अपने गवाह सौंपता है आईओ को कि इनके बयान भी जो है रिकॉर्ड किए जाए और उनके बयान भी जो है सबमिट करता है विद द ज्ञापन, पर अगर उस पर जांच नहीं करी आईओ ने तो वी कुड हैव द बेनिफिट। कुल मिला करके आईओ को फैक्ट्स को वेरीफाई करते हुए चलना है, उसको करना है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ ये नहीं बयान ले लिए और चार्जशीट जो है फाइल कर दी। क्लियर है। तो एविडेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, इसकी प्रॉपर जो है सेफ कस्टडी हो और लिंकिंग एविडेंस फाइल पर होनी चाहिए। अगर इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं आई होगा, सिंपली चार्जशीट जो है दाखिल कर दी है, चार्जशीट प्रोसेस का ही अब्यूज है, इसका मतलब आईओ ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं करा। क्लियर है। इसके अलावा एफएसएल जो सैंपल गए हैं वो सैंपल कब निकले और कब जमा हुए एफएसएल में, और उस बीच में कोई टेम्परिंग ना हो, इस बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन करी। और जो कंसर्न एफएसएल है उसकी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई, एफएसएल सैंपल अगर गए हैं डिले से तो उसका क्या कारण रहा, हर एक बिंदु पे जो है जांच करनी है उसको। ये बेसिकली एक मॉनिटर है क्लास का, ये मान लो आप।
जिसका काम क्या है, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द प्रोसेस जो कि अडॉप्ट किया गया है अगेंस्ट द अक्यूज। अगर प्रोसेस ही अनड्यू है तो ये भी कार्रवाई ड्रॉप कर सकता है, पर अमूमन क्या है, कार्रवाई ड्रॉप करते नहीं। सैंक्शन के लिए फाइल कब गई, क्या इन्होंने डिस्कस किया, आईओ ने सैंक्शन अथॉरिटी अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिर्फ केस है डिमांड की हद तक, तो वहां पर 17A का अप्रूवल जो है मैंडेटरी था, ये अप्रूवल क्यों नहीं लिया। तो इस प्रकार एक केस पे जो है तैयारी की जाती है। जब भी केस को आप फाइट करेंगे तो सेगमेंटल जो है फाइट करो, क्वेश्चंस को जो है फ्रेम करो ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो और इफेक्टिवली आप अपना स्टैंड जो है रख सको। ध्यान रखना, प्रश्न पूछोगे नहीं तो मारे जाओगे, पर प्रश्न पूछने का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आया पूछ लिया। प्रश्न का मतलब ये है कि रिव्यू करो, डिफेंस लाइन को तैयार करो, क्वेश्चंस को फ्रेम करो, और आईओ की हालत खराब हो जानी चाहिए। उसके लिए होना चाहिए डू और डाई। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके होने चाहिए एडमिशन डिनाइल के ऊपर। अगर वो एडमिट करे तब भी मरे और डिनाई करे तब भी मरे। एग्जाम्पल लें अपन एक समझाने के लिए आपको। उदाहरण के लिए रिकॉर्डर जो है यूज हुआ कार्रवाई में, ये मुख्यालय से कब जारी हुआ और कितने रिकॉर्डर इनके पास में, मींस एसीडी के पास में अवेलेबल थे। देखिए ध्यान रखना कि जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वहां पर होती है आउटपोस्ट, और मुख्यालय जो है इनका होता है राजधानी में। तो जो भी इनको मटेरियल आएगा, चाहे फेनोक्सिलिन पाउडर हो, सोडियम कार्बोनेट हो, कुछ भी हो, इनको डिपार्टमेंट से आएगा, मींस इनके हेड ऑफिस से आएगा। तो ये रिकॉर्डर कब मिला इनको, अगर ये एडमिट करता है कि इस तारीख को मिला और उसका जो सेकंड डाटाबेस है वो अवेलेबल नहीं है हेडक्वार्टर के पास में, तो यहाँ पर पैदा हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंसी, तो फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर एडमिशंस करना भी घातक हो गया। और अगर उसको पता ही नहीं है कब मिला जी, और जो रिकॉर्डर हम यूज कर रहे हैं उसका क्या जेन्युइननेस है, वो प्रॉपरली काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, कॉम्पिटेंट डिवाइस है या नहीं है, तब अपने को जो है फायदा मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम करना है जिसमें एडमिशन डिनाइल जो है साथ साथ चले, ताकि अपने को जो है मिल जाए बेनिफिट। क्लियर हो गया अपने को। तो इसी प्रकार जो है आपको वर्कआउट करना है और अपने नोट्स को जो है प्रिपेयर करना है। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय में।